हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग फर्स्ट सेम में स्टैट्स के थर्ड क्लास में हैं और मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि हम लोग अभी बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स कर लेंगे तो फिर आगे टॉपिक से समझने में काफ़ी इजी होगा हमारे लिए। तो बेसिक्स की हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने मीन किया था, सेकेंड क्लास में मीडियन एंड अदर पोजिशन वैल्यूज़ किया था। आज हम लोग मोड करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, सबने कर लिया है? Q3 D8 और P54 निकालना था इसी वाले क्वेश्चन में। तो देखो ना, Q3 के लिए क्या करोगे? Q3 के लिए पहले Q3 क्लास निकालोगे, ये आ जाएगा 3n/4 क्लास। याद है ना? n कितना है? 10 है, तो 30/4 यानी कि 7.5 क्लास। 7.5 यानी कि कौन सा हो गया? 9 में देखेंगे, जस्ट बड़ा, तो ये हो गया हमारा Q3 क्लास। तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी L + 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू कितनी है? लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास, अपर क्वार्टाइल क्लास। तो Q3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अपर क्वार्टाइल क्लास की है 20 + 3n/4 निकाला था हमने 7.5 माइनस CF एक अपर क्लास का ले लेते हैं 6 अपॉन F उसी क्लास का लेते हैं 3 और इंटू H तो 10 है। गैप जो इस क्लास का होता है डेट इज 10। तो 7.5 माइनस 6 इज 1.5 और 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15/3 इज 5। ये आ गया एग्जैक्टली 25। Q3 निकल गया बच्चे। Q3 के बाद था D8 एंड P54। अब D8 के लिए क्या करोगे? D8, चलो इस क्वेश्चन को फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्लास लिया गया 0 to 10, 0 से लेकर के 40 तक। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी इज 2431, जो कि सम अप होकर के 10 हो गया, 2431। तो यहाँ पर आ जाएगा CF 24266399110। 91 कितना आ गया? 10 आ गया। CF की जो लास्ट वैल्यू हो गई n की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे, D8 निकालना है। तो D8 के लिए हो जाएगा 8n अपॉन 10। तो 8 इंटू n, n इज 10 और अपॉन में 10, ये 8 ही आ गया। और 8 CF में ढूंढते हैं ना, 8 से जस्ट बड़ा मिल रहा है 9। तो दिस इज आवर D8 क्लास। तो D8 की वैल्यू हो जाएगी L + 8n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो D8 की वैल्यू हो जाएगी L इज 20 + 8n/10 इज 8 माइनस CF एक पहले वाले क्लास की वैल्यू लेते हैं 6 अपॉन F उसी क्लास की लेंगे 3 इंटू H इज 10। दिस इज 20 + 20/3, तो ये आ गया 26.67। ठीक है। D8 के बाद क्या है? P54। तो P54 सबने निकाल लिया होगा। 54 पहले क्लास ढूंढना है, P54 क्लास। तो 54 n अपॉन 100, ये आ गया 54, n इज 10 अपॉन 100, दिस इज 5.4। 5.4 से जस्ट बड़ा 6 मिल रहा है, यानी ये पूरा आ गया 10 to 20। 10 to 20 इज आवर P54 क्लास। तो P54 इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा L + 54n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 54n अपॉन 100 5.4 माइनस CF इज 2 अपॉन CF एक पहले वाले क्लास की वैल्यू लेते हैं और F उसी क्लास की लेते हैं 4 इंटू H 10 आ गया। दिस इज 10 प्लस 5.4 में से 2 गया तो 3.4 अपॉन 4 इंटू 10। इसको आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 34/4। कैलकुलेटर है ना बच्चे? अभी तो आप चलो साइंटिफिक से काम चला सकते हो, लेकिन एग्जाम में
सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्वायर रूट बटन वाला लेना आप लोग सिंपल कैलकुलेटर। 34 डिवाइडेड विथ 4 दैट इज इक्वल टू 8.5, तो ये आ गया 18.5 निकल गया। तो इस तरीके से हमने पोजीशन वैल्यूज निकालना सीखा इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। अब देखेंगे हम लोग मोड। तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। मोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है हमारे डेटा में, उसको हम मोड कहते हैं। तो हो गया बहुत इजी, आप इंडिविजुअल में भी निकाल सकते हो। इंडिविजुअल में सपोज करो 2 3 4 3 2 2 5 6 2 2। अभी तो आप कहोगे मैम देखने से तो 2 ही लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कम ऑब्जर्वेशन लिया है और बहुत इजी हो गया प्रेडिक्ट करना। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम x बनाएंगे, इधर लिखेंगे टैली मार्क्स और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखो 1x 2 लिख दिया, इसको काट दो और यहाँ पे टैली मार्क्स दे दो 1, यानी ये डेटा हमारा कवर हो चुका है। अब 3, क्या 3 पहले वाले डेटा से मैच कर रहा है? नहीं, पहले 2 था और 3 तो उससे अलग है, तो न्यू एंट्री होगी 1। अब इस 3 को भी काट दो। मतलब जब भी आप कोई डेटा को सेलेक्ट करोगे, कंप्यूटर भी इसी तरीके से डिसाइड करता है वेदर इट मैचेस विद द प्रीवियस डेटा, नो, देन ए न्यू एंट्री 1, और इसको फिर कहीं और स्टोर कर देगा। फिर 3 तो मैच कर रहा है तो यहीं पे दे देगा, 2 मैच कर रहा है, फिर अगला 2 भी मैच कर रहा है, 5 न्यू एंट्री आ गई, 6 न्यू एंट्री आ गई, 2 मैच कर रहा है और फिर 2 आ गया, तो फिर इस तरीके से कट जाएगा। ये हो गया 5, इसको 5 बोलते हैं बच्चे। तो ये कितना हो गया? 5 2 1 1 1। अब मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होगा हमारा मोड। तो मोड इज इक्वल टू 2, मोड इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में तो बच्चे कुछ करना ही नहीं है हमें, x और f दिया होगा। तो डिस्क्रीट में बच्चे x की वैल्यू दी होगी, f की वैल्यू दी होगी, जो सबसे बड़ा होगा f, उसके सामने क्या मिल जाएगा हमें? मोड। तो डिस्क्रीट में तो ना टैली मार्क्स बनाना है ना कुछ मेहनत करना है, सब कुछ दिया हुआ है, वहां पे डिसाइड कर देना है। इंडिविजुअल में क्या है कि टैली मार्क्स बनाना पड़ेगा, फिर आप फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करोगे। कॉन्टिन्यूअस में तो दिक्कत ये है कि मॉडल क्लास हमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? मॉडल क्लास। सपोज करो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, f is 2 12 8 10। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो 12 है, इसके सामने क्या हो गया? मॉडल क्लास। इसके सामने क्या हो गया? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज 10 to 20। अब मोड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू तो नहीं मिली है ना, अभी क्लास मिला है। अब उसमें से 11 है, 12 है या 19 है या 17.6 है, क्या है हमें नहीं पता। तो मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H। आपने वो F0 F1 F2 वाला पढ़ा था, वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सेम है। डेल्टा 1 कहता है कि मैक्सिमम में से पहले वाले का जो डिफरेंस है 12 माइनस 2 10 आ गया डेल्टा 1, और इसके जस्ट बाद वाले का जो डिफरेंस है 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। मैंने जानबूझ करके इसको 10 लिया था कि आप कहीं 12 माइनस 10 ना कर दो, हम 12 माइनस 8 करेंगे। उसके जस्ट बाद जो लाई करेगा पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। ये आ गया 10, इनको वैल्यू डाल देंगे तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 10 प्लस डेल्टा 1 इज 10 अपॉन 10 प्लस 10। 12 माइनस 8 10 थोड़ी होगा, 4 होगा ना। आप लोग भी ना मुझे बताते ही नहीं हो। तो यहाँ आ गया 4 इंटू H। H इस क्लास की हाइट कितनी है? 10।
तो दिस इज 10 प्लस 100 अपॉन 14, तो कितना हो गया 100 अपॉन 14, 7 पॉइंट समथिंग होगा। 100 डिवाइडेड बाई 14, 7.142, तो 10 में ऐड करेंगे तो 17.14285, तो 143 कर देंगे। ये आ गई हमारी मॉडल वैल्यू, ये आ गई हमारी क्या, मॉडल वैल्यू। तो मीन मीडियन मोड तो आपको समझ में आ गया। आपके बुक में क्या है कि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का दिखेगा, ग्राफिकली क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा देख लो। वैसे तो स्क्यूनेस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ग्राफिकली क्या होगा कि इसके पास ये इधर x है और इधर f है, मैक्सिमम f ये है, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी दिस इज आवर मोड। इसको बोलते हैं यूनी मॉडल क्लास, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मॉड है। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, ये आपके बुक में है, दोनों सेम लेवल पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इधर की तरफ x होता है और इधर बच्चे f होता है। कभी कभी अगर ऐसे आ गया दो से ज्यादा, तो हम इसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके बुक में है इसलिए बताना जरूरी था, यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया तो रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड। तो बच्चे अब देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड। इसका रिलेशनशिप है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बेसिकली ये होता है कि जब हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ऐसे है, ये स्क्यूनेस में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो जो मीन होगा वही मीडियन होगा और वही मोड होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब इक्वल होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है लाइक दिस वे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिवली स्क्यूड। तो बाय डेफिनेशन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होगी वो तो मोड हो जाएगी, फिर कहीं पे एक जगह मीन होगा, ये हो गया। तो इनके बीच में कहीं पे मीडियन लाई करेगा। अब वो मीडियन कहाँ लाई करेगा तो वो आपको समझना है। मीडियन जो है, मीडियन जो है वो मीन के क्लोज होगा। अब भाई कितना क्लोज होगा मीडियन? तो ये अगर 2 है तो ये होगा 1, रेशियो ध्यान दो। यानी एक तरीके से अगर इधर ये तो पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए हो गया, थोड़ी देर और पेशेंस रखो, बस समझ में आ जाएगा। नेगेटिवली स्क्यूड के लिए भी कुछ इसी टाइप का होता है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली है वो हो गई मोड, कहीं पे मीन आएगा, और मीडियन जो होगा वो फिर किसके क्लोज होगा? मीन के क्लोज होगा। यहाँ भी रेशियो 2:1 का चलेगा। तो एक तरीके से मीडियन इज अ पॉइंट ऑफ डिवीजन बिटवीन मीन एंड मोड विच डिवाइड्स इट इनटू द रेशियो 1:2। तो देखो तो जरा, मीन, इसके पास में मीडियन, इधर है मोड, दिस इज 1, दिस इज 2। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मीडियन जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोड प्लस 2 इंटू मीन अपॉन में 1 प्लस 2। तो ये फिर 3 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक तरीके से आपको ये तो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मीन और मीडियन दिए होते हैं, मोड निकालना होता है। चैप्टर 2 में भी यूज होगा इसका। कभी मीडियन और मोड दिए होते हैं, मीन निकालना होता है। मतलब 3 में से कोई 2 सेंट्रल टेंडेंसी दिया होगा, तीसरा हमें निकालना होगा, तब तो हम इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम्पेरिकल रिलेशनशिप का, बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड का। तो ये बच्चे हो गया हमारा मीन मीडियन एंड मोड। सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद से हमें करना है
डिस्पर्शन होता तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। मेन टॉपिक मैंने पढ़ा है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, वही पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन। ये टॉपिक 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। किसका? बेसिक्स का, टॉपिक 2। डिस्पर्शन को समझने के लिए पहले एक सवाल का जवाब दो आप लोग। ये मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। आप बता सकते हो विच वन इज मोर डिस्पर्स्ड, ए या फिर बी? क्लियरली बी इज मोर डिस्पर्स्ड। बी जो है वो क्या है? ज्यादा डिस्पर्स्ड है, क्योंकि इसके डेटा ज्यादा बिखरे हुए हैं और जो सेंट्रल वैल्यू है उससे काफी ज्यादा दूर दूर है। यहाँ पर जो है सब नजदीक नजदीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? काफी दूर दूर भी है। तो क्लियरली बी इज मोर डिस्पर्स्ड। अब ग्राफ में तो आपने पता लगा लिया। अब मान लो मैंने अगर ऐसे दे दिया, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो तो इजी था, तो आपने बता दिया। अब ये ए है और ये बी है, अब बताओ कि कौन सा मोर डिस्पर्स्ड है? नो आइडिया। तो हर बार जरूरी नहीं कि ग्राफ से आप आइडिया लगा लो। ग्राफ तभी काम करेगा जब क्लियर होगा और बहुत डिफरेंस होगा, तभी पता लगेगा। जब बहुत सिमिलर होंगे डेटा तो फिर आइडिया नहीं लग पाएगा। तब हम मेजर्स पे जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तब न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा, न्यूमेरिकल फैक्टर्स, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एवरेज तो ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है तो उसका सेंट्रल वैल्यू क्या होना चाहिए वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बाकी सब उस सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, कितना उसके साथ भरोसा रखते हैं, कितना उसके साथ साथ है, ये भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेटा का नेचर पहचानने का। और हर चैप्टर में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हर चैप्टर में आपको निकालना है। मीन वेरिएंस सिर्फ स्टैट्स में नहीं, इकोनोमेट्रिक्स में भी और एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स में भी। तो सबसे पहले डिस्पर्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेंज, फिर पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, फिर पढ़ेंगे मीन डेविएशन, फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर पढ़ेंगे सीवी। ये 5 टॉपिक हैं, 2 क्लास में हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंज। तो रेंज के लिए बहुत सिंपल है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज का मतलब ही है लार्जेस्ट माइनस क्या? स्मॉलेस्ट। तो जब हम इंडिविजुअल डेटा ले रहे हैं, सपोज करो x ले लिया 2 3 7 9 और आपसे पूछा रेंज, तो आप रेंज तो निकाल लोगे ना। रेंज क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट इज 9, स्मॉलेस्ट इज 2, तो 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7 आ गया। 9 माइनस 2 कितना आ गया बताओ? 7 आ गया। अब अगर वहीं पे मान लो कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए कि x जो है वो रुपीज में है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 3 7 9, और y जो है वो ईयर्स में है, किसी का एज है 22 32 29 25। अब हमें निकालना है ये रेंज, कंपेयर करना है दोनों के बीच में किसमें ज़्यादा डिस्पर्शन है। तो खाली रेंज से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज निकलेगा वो रुपीज में मेजर होगा और यहाँ जो रेंज निकलेगा वो किस में मेजर होगा? ईयर्स में मेजर होगा। हम रुपीज और ईयर्स को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। क्या हम कह सकते हैं कि 15 रुपीज इज मोर देन 30 ईयर्स? भाई ये कैसा कंपैरिजन हुआ? मनी और ईयर्स में कैसे कंपैरिजन करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स के बीच में। इसलिए एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम लोग C डॉट R डॉट लिखते हैं। ये हो जाता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो इस वाले में जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो लार्जेस्ट इज 9, स्मॉलेस्ट इज 2, तो 9 माइनस 2 बाई 9 प्लस 2 दैट इज 7 बाई 11। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो 32 माइनस 22 अपॉन 32 प्लस 22, ये कितना हो गया? 10, और नीचे में आ गया 4 5, 10 बाई 54।
10 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 0.185 और इधर कितना रहा है 7/11 0.636। तो देखो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसमें कम आ रहा है और इसमें तो और भी कम आ रहा है। सो दिस इज लेस डिस्पर्स्ड, y इज लेस डिस्पर्स्ड देन किससे, x से। होता क्या है बेसिकली कि ऊपर में भी रुपीस नीचे में भी रुपीस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में ईयर्स यहाँ भी ईयर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज से ये फायदा है कि डिफरेंट फिजिकल यूनिट होने के बावजूद एक कोफिशिएंट मिलेगा, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। देन वी कैन कंपेयर वेरी इजीली। अब कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डिस्पर्शन को मेजर करने का। तो ये रेंज हो गया हमारा और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इंडिविजुअल में भी हमने देखा, यही चीज अगर डिस्क्रीट में हो तो आसान है। डिस्क्रीट में अगर x और f दिया हुआ है, समथिंग समथिंग समथिंग, स्मॉलेस्ट पता लग गया, लार्जेस्ट पता लग गया, फ्रीक्वेंसी से मैटर नहीं करता ना। मान लो मैंने दे दिया 2, 3, 7, 20 और इधर कर दिया 15, 3, 5, 7। तो ऐसा नहीं कि 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, या चलो 25 कर दिया, 25 सबसे बड़ी वैल्यू है। हम x में देखते हैं तो स्मॉलेस्ट इज 2 एंड लार्जेस्ट इज 20। तो रेंज इज इक्वल टू 20 - 2 दैट इज 18 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 20 - 2 बाई 20 + 2 यानी 18/22। आप अपना निकाल लेना इसको, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट। तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा क्लास और f। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 55, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25, 7, 30। सबसे छोटी वैल्यू जो आ सकती है वो है 0, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है वो है 55। तो रेंज इज 55 - 0 दैट इज 55। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज 55 - 0 बाई 55 + 0 दैट इज 1। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। कोफिशिएंट है ना, ऊपर में कुछ डिफरेंस ले रहे हैं तो कम होगा, नीचे में कुछ ज़्यादा हो रहा है तो कभी भी 1 से ज़्यादा होने का न्यूमरेटर विल बी नेवर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो रेंज आ गई बात समझ में बच्चे। डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये भी डेटा का नेचर हमें डिस्कस करना होता है कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन अपने एवरेज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है या काफ़ी क्लोज है, ये हमें देखना होता है। तो डिस्पर्शन मेजर करते हैं। रेंज क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वार्टाइल डेविएशन। अब बताओ किस किस को Q1 और Q3 निकालने नहीं आता। सबको आता। आज भी स्टार्ट वहीं से किया था ना हमने, क्वेश्चन में Q1 और Q3 निकाला था और लास्ट क्लास में भी हमने Q1 और Q3 निकालना सीखा। इंडिविजुअल में भी आता है, डिस्क्रीट में भी आता है और कॉन्टिन्यूस में भी आता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब क्वार्टाइल निकालने आता है तो आपको याद करना है क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला दैट इज Q3 - Q1। अब अगर मैंने सेमी क्वार्टाइल रेंज बोल दिया तो मीनिंग क्लियर है। सेमी क्वार्टाइल रेंज तो दैट इज Q3 - Q1/2 सेमी क्वार्टाइल रेंज हो गया। उसके बाद से क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज Q3 - Q1/2। यानी एक तरीके से सेमी क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ है फॉर्मूला वाइज और कैलकुलेशन वाइज। और लास्ट में आता है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट विल बी Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्या हो गया? ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। क्लियर?
तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो, चाहे डिस्क्रीट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूस का हो, हर जगह आप ये लॉजिक लगा करके Q3 Q1 निकाल लोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आ जाएगा। जैसे अभी आज जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कॉन्टिन्यूस का, वहाँ तो निकाला हुआ है ना सब कुछ, उसी में चलते हैं। मॉडल क्लास इसके पहले निकाला था, हाँ जी, Q3 D8 और P54। इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में Q1 इज 11.25, Q3 इज 25। तो अगर क्वार्टाइल रेंज बोलता है तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 11.25, और क्वार्टाइल डेविएशन बोलेगा तो 25 माइनस 11/2, 25 माइनस 11/2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोलेगा तो 25 माइनस 11/25 प्लस 11। सेमी क्वार्टाइल रेंज बोलेगा तो उसको हाफ कर देंगे। मतलब पहले आपको इससे होकर के गुजरना है कि कैसे Q1 और Q3 आएगा। जब आपके पास Q1 और Q3 आ जाएगा तो उसको फॉर्मूले में पुट कर देना। और कितने फॉर्मूले हमारे पास है, 4 हैं। तो इस पे क्वेश्चन कराने का मतलब है कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप समझ चुके हो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब। एक काम करना है, मैंने असाइनमेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर। क्वार्टाइल डेविएशन के ये बच्चे आपका जो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं ना, ये हर जगह काम आएगा। आप एमए का एग्जाम दोगे या आगे चल करके आप एमबीए करते हो, कुछ करते हो, हर जगह ये बेसिक स्टैट्स आपको काम आएगा। तो ये बच्चे होगा क्वार्टाइल डेविएशन। आप इसके क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस कहाँ पर, इसमें तो हमारे असाइनमेंट में करवाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं मीन डेविएशन। फुल फॉर्म क्या हो गया, MEAN, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशंस आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ध्यान से सुनना। मीन डेविएशन या मीन ऑफ ऑल दी डेविएशंस। अब बताओ मीन हमने कितने टाइप के पढ़े हैं, जो एवरेज हमने पढ़ा है फर्स्ट टॉपिक में, कितने टाइप का पढ़ा है। मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, और मोड भी हो सकता है। तो हम मीन के तरीके से भी निकाल सकते हैं, मीडियन के तरीके से भी निकाल सकते हैं, और मोड के तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसके 3 ब्रांच बनते हैं मीन डेविएशन के। पहला बनता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। कौन सा सेंट्रल वैल्यू यूज कर रहे हैं डेविएशन के लिए, उस पे नाम रखा गया है। यानी पहले वाले मेथड में हम लोग सेंट्रल मीन में एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे, इसलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एंड नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मोड। यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड, यही 3 हमने पढ़ाई है। GMHM तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इंडिविजुअल में क्या फॉर्मूला हो जाएगा। आप फॉर्मूला भी देख करके आइडिया लगा सकते हो कि किसका कौन सा है। इंडिविजुअल, तीनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अच्छा पहले डेविएशन बता दें कि डेविएशन कैसे निकलेगा। यहाँ पर डेविएशन निकलेगा x माइनस एक्स मीन, लेकिन एक चीज फर्क है कि अब हम मॉड लेंगे। अब हम क्या लेंगे बताओ, मॉड लेंगे। यहाँ पर डेविएशन लेते समय x माइनस मीडियन करेंगे, यहाँ पर डेविएशन लेते समय x माइनस मोड करेंगे। अब ध्यान से सुनो, इंडिविजुअल में तीनों डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल में ये चल रहा है, हमारा पार्टीशन चल रहा है। अब इंडिविजुअल में तीनों को देखने चल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले x की वैल्यू दी होगी, ठीक है। इंडिविजुअल में इसी तरीके से डेटा अरेंज होगा। सबसे पहले हमारा ड्यूटी है मीन निकालने का, तो समेशन x बाई n करेंगे तो मीन आ जाएगा, है ना। मान लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 15/5 इज 3। उसके बाद से हम x रखेंगे और x माइनस एक्स मीन का मोड करेंगे। मोड, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। मान लो 1 2 3 4 5 है,
1 माइनस 3 इज -2, लेकिन लिखेंगे +2 क्योंकि मॉडुलस लेना है हमें। 2 माइनस 3 इज -1, लेकिन लिखेंगे +1, 0 1 2। अब इंडिविजुअल में सबका सम करेंगे तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू 2 to 4 to 6। तो मीन डेविएशन का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है बच्चे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन। कितने हैं ये चीजें? 5 है, तो 5 सॉरी n फॉर्मूला में तो n लिखेंगे ना, कैलकुलेशन में लिखेंगे 5। तो ये फॉर्मूला आपको इंडिविजुअल का लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर मीन डेविएशन हो जाएगा हमारा 6/5 दैट इज 1.2। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये हो जाएगा मीन डेविएशन और अबाउट सेंट्रल मीन जो भी हमने यूज किया है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन तो 1.2 आया ना, और नीचे में मीन आया था 3, तो ये हो गया 0.4। तो इस दोनों फॉर्मूले को आप अंडरलाइन कर लें या कलर कर लें, जो भी है बॉक्स के अंदर। मतलब ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। पहला वाला हो गया मीन डेविएशन के लिए, दूसरा वाला होगा कोफिशिएंट के लिए। अब आपको आइडिया लग गया होगा, फॉर्मूला अब आप खुद भी तैयार कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी मीन का हमने देखा। दूसरे में क्या होगा, सबसे पहले x को अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद से मिल जाएगा हमें मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड होगा तो n+1/2th टर्म, या फिर इवन होगा। इवन होगा तो आपको पता है मीडियन इज इक्वल टू n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 आ जाएगा मीडियन। मीडियन आने के बाद से फिर वही सारा प्रोसेस है, x माइनस मीडियन का मोड। यहाँ पे सम करेंगे x माइनस मीडियन का मोड, और मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन x माइनस मीडियन अपॉन में n। ये आ गया मीन डेविएशन। ये क्या आ गया बच्चे बताना? मीन डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आ जाएगा बताओ? वही जो भी मीन डेविएशन आएगा ना, उसको किससे डिवाइड करेंगे? किस सेंट्रल वैल्यू से? भाई यहाँ सारा काम मीडियन के हेल्प से हुआ, तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा ना याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। एक तो बस फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो बस सब्स्टिट्यूट करते जाना, रिप्लेस करते जाना, अपने आप दिमाग काम करने लगता है। ये हो गया। अब आ जाओ अबाउट मोड में। मोड में x हमें दिया होगा तो x बनाएंगे, टेली मार्क्स बनाएंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, टेली मार्क्स। और फिर फ्रीक्वेंसी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके सामने मिल जाएगा मोड। मिल गया मोड। उसके बाद हम अपना नया टेबल तैयार करेंगे, x लिखेंगे और x माइनस मोड का मॉडुलस लेंगे। समेशन आ जाएगा x माइनस मोड का सम। तो मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन x माइनस मोड अपॉन में क्या आ जाएगा? n। और फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आ जाएगा? समेशन नहीं, मीन डेविएशन जो निकाला है दैट इज अपॉन मोड। कोफिशिएंट इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मोड। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला। किसमें किसमें? कौन से डेटा सीरीज में? इंडिविजुअल में। अब जरा देखें डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन, बस f से मल्टीप्लाई करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा पहले मीन आएगा कैसे वो तो देख लो। x और f हमें दिया होगा तो फिर f इंटू एक्स करेंगे, समेशन fx मिलेगा, समेशन f मिलेगा। अभी फर्स्ट टाइप में चल रहे हैं डिस्क्रीट के, किस में? डिस्क्रीट के अंदर में चल रहे हैं हम लोग पहले वाले में अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर आ जाएगा मीन, यानी मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन में समेशन f, उसके बाद से x और फिर f रहेगा। यहाँ पर हम लोग x माइनस एक्स मीन का मॉड करेंगे, फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स मीन,
यहाँ पे सम आ जाएगा एफ इंटू मॉड में एक्स माइनस एक्स मीन का मॉड, तो यहाँ पर मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन में समेशन एफ। देखो फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि जैसा इंडिविजुअल के लिए होता है वैसा ही डिस्क्रीट के लिए और वैसे ही थोड़ा थोड़ा कॉन्टिन्यूस के लिए भी होता है। फर्क बस इतना है कि समेशन के अंदर की क्वांटिटी को एफ से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले एफ से मल्टीप्लाई किया फिर सम किया ना, और एन को रिप्लेस कर देते हैं समेशन एफ से, बताया था फर्स्ट क्लास में। और उसके बाद से कोफिशिएंट के लिए तो सेम फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, ये हो गया एक्स एफ और एफ एक्स। उसके बाद से है जब आप अबाउट मीडियन में चलेंगे, अबाउट मीडियन तो एक्स और एफ होगा तो आपको सी एफ निकालना है, फिर आपको सी एफ में पता लग जाएगा मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टूथ टर्म। ठीक है, तो मीडियन निकल जाएगा, फिर एक्स एफ एक्स माइनस मीडियन मॉडुलस में फिर एफ इंटू मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन, यहाँ पे सम करेंगे एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, तो फिर मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन में समेशन एफ। फिर उसी तरीके से कोफिशिएंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो भी मीन डेविएशन निकाला उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मीडियन से। उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मीडियन से। अब इधर मीन डेविएशन अबाउट मोड में एक्स और एफ होगा, तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रीट में भाई इसमें से मैक्सिमम ढूंढते हैं, तो इधर मिल जाता है मोड। तो फिर वही तरीका होगा एक्स एफ मॉड में एक्स माइनस मोड, और फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस मोड, यहाँ पे समेशन एफ इंटू मॉड के अंदर में एक्स माइनस मोड मिल गया, तो मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मोड अपॉन में आ जाएगा समेशन एफ। समझ में आ रहा ना फॉर्मूला, और कोफिशिएंट तो वही अपना मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला, किसमें, डिस्क्रीट में। बस फर्क इतना ही है कि एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे एन की जगह समेशन एफ लगाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस में बच्चे अब आप फॉर्मूला सीधा बना सकते हो, आपको पता लग गया है। कॉन्टिन्यूस में अगर डी हमारा हुआ है एक्स माइनस सपोज करो मीन अपॉन में कोई एच किया है, अगर एच से डिवाइड किया है तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन डेविएशन हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन एच अपॉन में समेशन एफ इंटू एच। समझ में आ रहा है ना, एक्स क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू नहीं निकालते, सब भूल गए क्या, तो ये हो गया, तो मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया। बस अब आपको ये सब रिप्लेस करते जाना है, कभी मीन की जगह मीडियन, कभी मोड, अपने आप आता जाएगा। यानी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन। ऑफ कोर्स मीडियन आपको वही फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास फिर मीडियन वैल्यू। घबराओ नहीं, ये सब एग्जाम में आता नहीं, आपको जानना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। अगर एग्जाम में आ रहा होता तो एक एक पे 5-5 एक क्वेश्चन कराते हैं ना, फिर तो बस आप ये जान लो कि इंटू एच भी करना पड़ेगा। फिर मीन डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस मोड, और अगर हमने छोटा करने के लिए ऐसे डिवाइड किया है तो फिर बाद में ऐसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कोफिशिएंट हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, इधर हो जाएगा कोफिशिएंट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इधर हो जाएगा कोफिशिएंट मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है, तो ये था हमारा मीन डेविएशन। अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये है, वो नोट वाली बात नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक आपको रिवाइज करके आना है। मीन डेविएशन के मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको बताए वो सारा कुछ। टुडे वाज क्लास नंबर 3 ना, सो नेक्स्ट विल बी आवर क्लास 4 बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम टॉपिक लिख लेते हैं कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो नोट में लिखना है
when no central value is mentioned in the question. When no central value is mentioned, then we find mean deviation about किसके? अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तब तो मीन के ही अबाउट निकालना है। लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तब तो मीडियन के अबाउट निकालेंगे। अबाउट मोड पूछा होगा तो अबाउट मोड निकालेंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया कैलकुलेट द मीन डेविएशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इस पे कराएंगे हम, कैलकुलेट द मीन डेविएशन, तब तो फिर आप बच्चे फंस जाओगे कि मैम इसने तो बताया ही नहीं था कि अबाउट मीन करना, अबाउट मीडियन या अबाउट मोड। तो बच्चे आप याद रख लो, अबाउट मीडियन निकालते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आप निकालोगे ना तीनों मेथड से अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये लिस्ट आता है, ये सबसे छोटी वैल्यू होती है। इसलिए ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है मीन डेविएशन में मीडियन की। मीडियन के अबाउट जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो ये सबसे कम आता है, एज इट इज द लीस्ट वैल्यू। इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि सबका मीडियन के अबाउट ही निकालेंगे, फिर कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों में कंपैरिजन इजी होता है, बड़े बड़े चीज़ों में कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये मान ली गई है कि हम अबाउट मीडियन ही निकालेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे मीडियन के ऊपर, मतलब मीन डेविएशन के ऊपर। उसके बाद से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, सीवी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्पर्शन हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ रह गया तो वो कंटिन्यू करके फिर स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड मोमेंट। उसके बाद से हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। तो बेसिक्स में हार्डली 2 क्लास लगेगी, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 क्लासेस लग जाएगी, उससे ऊपर नहीं लगना, ठीक है। उसके बाद से फिर हम अपने डिवोर पे आ जाएंगे। तो अभी तक के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।